नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति के विषय में। तो पहले हम बताएंगे कपालभाति का अर्थ क्या होता है, कपालभाति का लाभ क्या है, कपालभाति किसे नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से जो हम गलतियां करते हैं, या गलती नहीं कहेंगे, जो हम उसमें और समाहित कर देंगे तो कपालभाति के असीम लाभ मिलेंगे, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कपालभाति में क्या हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, उन विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कपालभाति के अर्थ। कपाल का अर्थ होता है ललाट, भाति का अर्थ होता है किरण और चमक। तो जो कपाल पर, हमारे ललाट पर चमक ला दे, उसे कपालभाति क्रिया कहा गया है। कपालभाति क्रिया एक शोधन क्रिया है जो शरीर के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। षटकर्म जो योग साधना में 6 क्रिया बताया गया है, धौति बस्ती तथा नेति लौलिकम त्राटकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि समाचरेत्। इन 6 क्रिया से हमारे शरीर का शुद्धिकरण क्रिया होता है, उसमें एक मुख्य क्रिया है कपालभाति। अब कपालभाति के लाभ के बारे में यदि हम वर्णन करना चाहें तो इसके बहुत लाभ हैं। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है, हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, गैस के विकार में बहुत ही लाभकारी होता है, हमारे त्वचा के विकार में बहुत ही लाभकारी होता है, त्वचा में निखार लाता है, और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। मुख्य रूप से डायबिटीज में ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो चलिए अब चलते हैं कि किसे नहीं करना चाहिए कपालभाति। तो मुख्य रूप से जिसको मिर्गी का शिकायत है वो कपालभाति न करे, और जिसको कोई सर्जरी हुआ है, या आप कह सकते हैं कि आपके पेट के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन है, कोई घाव हो गया है, अल्सर की शिकायत है, या प्रेगनेंसी के दौरान इस कपालभाति क्रिया को न करें। बाकी सभी लोग कपालभाति को कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, तो थोड़ा योग्य योग शिक्षक से परामर्श लेकर करें, धीरे धीरे करें, कोई हानि नहीं होगा, इससे लाभ ही लाभ होता है। तो हम चलते हैं कि ये कैसे करना चाहिए और क्या हम लोग उसमें गलतियां करते हैं। छोटी छोटी गलतियां, उसको ये नहीं कहेंगे कि वो गलती करते हैं तो कोई आपको हानि हो जाएगा, लाभ पूरा नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। इसलिए ये आप कंफर्म रहिए कि थोड़ी बहुत आप गलती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, हो सकता है पूर्ण लाभ ना मिले। तो आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो 3 मुख्य बिंदु जो ध्यान देना चाहिए उसको हम बताएंगे। पहला बिंदु है सांस लेने का जो प्रक्रिया है, श्वसन, श्वास और प्रश्वास। श्वास लेने को बोलते हैं, प्रश्वास छोड़ने को बोलते हैं। तो जो श्वास पूरक हमेशा सामान्य होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जैसे साधारण हम ब्रीथिंग, साधारण श्वसन क्रिया हमारा होता रहता है, उसी प्रकार से सांस लेने का क्रिया होना चाहिए। जैसे आप देखिए, सांस लेते समय ये नहीं होना चाहिए, ये कपालभाति नहीं हुआ, ये भस्त्रिका का रूप ले लिया। तो कपालभाति करते समय श्वसन में श्वास लेने का प्रक्रिया पूरक, बिल्कुल सामान्य और सहज होना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, सांस छोड़ने की प्रक्रिया शक्तिपूर्वक होना चाहिए, और वो बल केवल नाभि के पास लगना चाहिए। इस दूसरे बिंदु के साथ साथ एक और चीज है कि वो जो शक्ति लगेगा वो हमारे वक्षस्थल पर, कंधे पर और हमारे चेहरे पर नहीं होना, उसका आभास नहीं आना चाहिए। उस शक्ति का प्रयोग हमारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए, चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए उस शक्ति से हमारे वक्षस्थल में तनाव नहीं आना चाहिए, उस शक्ति से हमारे कंधे में तनाव नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ लोग करते हैं, नहीं, ये नहीं। इसमें जब भी आप कर रहे हैं तो आपके चेहरे के भाग में और कंधे के भाग में, वक्षस्थल पर तनाव न लाइए। आप देख सकते हैं, आराम से करें, सहजता से करें, तभी पूर्ण लाभ होगा। अब तीसरे बिंदु पर जा रहे हैं कि जो हम कपालभाति में अपने नाभि के ऊपर जो शक्ति लगाते हैं, प्रश्वास की क्रिया में, रेचक में जो शक्ति लगाते हैं, उस समय हमारे जो पेट के अंदर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको संकुचित करना चाहिए। मुख्य रूप से हमारे श्रोणी प्रदेश के ग्रंथियां, जो उत्सर्जन तंत्र के ग्रंथियां हैं, जो मूत्राशय और गुह्य तंत्र की ग्रंथियां हैं, आंत हो गया और
हमारे किडनी अंडोल जो हो गए, इन सभी को संकुचित करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य रूप से इन सभी को ऊपर की तरफ मूलबंध लगाइए, अश्विनी मुद्रा कीजिए और संकुचित करके ऊपर की तरफ लाइए और नाभि को पीछे की तरफ लीजिए। इसमें और भी लाभ जुड़ जाएंगे, इससे आपको और भी लाभ होंगे। 1 सेकंड के लिए रोकिए। मीन्स हमारे गुह्य तंत्र और मूत्राशय ग्रंथियों को, जो स्वाधिष्ठान चक्र जैसे एरिया को बोलते हैं, इस क्षेत्र के ग्रंथियों को संकुचित कीजिए ऊपर की तरफ। आपको असीम लाभ होगा। आप करके तो देखें, मैं करता हूं, इससे मुझे लाभ है। तो इस प्रकार से आप यदि इन सभी ग्रंथियों को संकुचित करेंगे तो आपको असीम लाभ होगा। तो ये 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना है और 3 प्रकार से आप कपालभाति कर सकते हैं। पहला प्रकार मध्यम गति से, जो पहले कर रहे हैं, जो नए सीखने वाले हैं, जो नए हैं योग साधना में और कपालभाति कर रहे हैं, तो बहुत आराम से कीजिए। यदि आपको कोई समस्या है, हृदय से संबंधित समस्या है, उच्च रक्तचाप है, तब भी आप धीरे धीरे कीजिए। लगभग 1 सेकंड में एक बार कीजिए। आंत से संबंधित सभी समस्याएं, सभी विकार दूर हो जाते हैं। और अब दूसरा मध्यम गति से कर सकते हैं। मध्यम गति से कैसे करेंगे? लेकिन इन सभी क्रियाओं में आपके वक्षस्थल और चेहरे पर कभी भी तनाव नहीं आना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और तीसरे, तीव्र गति से आप कर सकते हैं। यदि आप तीव्र गति से कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। तो कपालभाति आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। उसमें 3 मुख्य बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं और बाकी आप समझ ही सकते हैं। इसके लाभ अनगिनत लाभ हैं। तो आप सभी योग साधना से जुड़े रहें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, आगे भी शेयर कीजिए ताकि जन जन तक इस योग साधना का प्रसार हो। नमस्कार।